अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर से, एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट बुक ऑफ फ़िज़िक्स जो क्लास 10th की है, वो जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई बुक है उसके हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसके MCQs वगैरह और जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके, और मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी साथ साथ आप लोगों को वो भी मार्क करवा दूँ। लेकिन इस पहले ही जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ कवर करेंगे, ठीक है। सो हम लोग सब, ये नेशनल बुक फाउंडेशन की है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 है जी हमारे पास, जो यूनिट नंबर 1 है क्लास 10th का, दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो हम लोग MCQs नहीं करेंगे, हम लोग पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीज़न फॉर योर सिलेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को नोट्स पे लेके जाऊंगी, वहाँ से आप लोगों को साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझाती जाऊंगी, और वही जो नोट्स हैं बेशक आप उसका स्क्रीनशॉट लें और वहीं से उसका जवाब आप लोग अपनी कॉपीज़ पे लिख लें। तो ये हम लोग नोट्स पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यही आ गया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव अ रीज़न फॉर योर सिलेक्शन। तो सबसे पहले कि जी वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है। सो डेफिनेशन, the to and fro motion of a body about its mean position is called vibratory motion, ठीक है। to and fro motion किसी भी बॉडी का अपनी मीन पोजिशन पे, वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, it is a type of vibratory motion in which force acting on the body is directly proportional to the displacement of the body from the mean position, ठीक है। यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव। नॉट एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हर जो वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट on a perfectly elastic surface, the motion of the ball is vibratory but not simple harmonic motion because it does not satisfy the condition of simple harmonic motion. अब simple harmonic motion में mean position वही रहनी चाहिए, ठीक है, और जो भी वो सब चीज़ है ऑब्जेक्टिव से बार बार mean position पे से गुजरना होगा या मीन पोजीशन पे काम करना होगा। लेकिन आप लोग इस डायग्राम में भी देखें, उसे जब हमने बाउंस किया तो पहले वो यहाँ के बाउंस हुआ, फिर यहाँ और फिर वो कहीं आगे जाके बाउंस हो जाएगा, यानी कि मीन पोजीशन तो एक है ही नहीं उसकी, ठीक है। तो ये जवाब इस तरह, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। बिकॉज इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। Force is equals to mg, that is constant. Since this force weight is constant and does not depends upon displacement near the earth's surface, so it does not satisfy the condition for simple harmonic motion. यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। I choose this example because it's simple and easy understandable, ठीक है, ये आप नीचे लिख दीजिएगा। फिर है, at extreme positions velocity is 0 but acceleration is maximum in simple harmonic motion. How can we theoretically explain this, ठीक है। So acceleration produces when there is a change in velocity. Acceleration कब बनती है, जब velocity change हो रही होती है। So at extreme position the velocity of the body decreases from maximum to minimum. जब आप लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाते हो किसी भी चीज़ के, उसकी जो velocity है बॉडी की वो मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाती है। ऑल्सो द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजिशन पे जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होती है। एज वी नो, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन रिस्टोरिंग फोर्स। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड वेलोसिटी बिकम्स 0। ये सिंपल इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। फिर अगला है, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ इट्स मास इज डबल्ड। सो अगर हम डबल कर देते हैं अगर हम डबल कर देते हैं एक्सेलरेशन को, मास स्प्रिंग सिस्टम मास को, ठीक है, तो जो मास स्प्रिंग सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है वो हाफ हो जाएगी। इन मास स्प्रिंग सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम देते हैं k/mx, ठीक है।
सो अगर हम 2m कर देते, मैथ्स डबल करना है ना, तो आप m के साथ यहाँ नीचे हम लोगों ने क्या किया, 2m कर दिया, तो 1/2 आप लोग अलग कर लोगे और km इधर रह जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो अब आप लोग यहाँ फिर से देखें, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये जो है ये kmx, ये तो यही चीज़ आ गई है। हमने किया क्या कि यहाँ से अब देखें, जब आप इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास फिर से यही वाली चीज़ आ जाती है। हमने सिर्फ 1/2 को अलहदा किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ 1/2 को उसमें से अलहदा किया। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है जो आएगी वो हाफ हो जाएगी। साइन का मतलब है जो न्यू है, ठीक है, वो हाफ हो जाएगी। This thus if a mass of a spring system is doubled, the acceleration will become half of its initial value। अच्छा, हम फिर वापस आ जाते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड t, व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन। तो क्या जी फ़र्क पड़ता है, हम लोग वो देख लेते हैं। बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द टाइम पीरियड विल डिक्रीज √2 टाइम्स। मैथमेटिकल प्रूफ क्या, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला है t = 2π√L/g। So now if we change the length of the pendulum to half of its value, the new time period will become। अब हमने जो हमारे पास लेंथ को हम लोगों ने क्या करना है, अगर जो टाइम है वो हाफ हो जाता है, लेंथ जो है वो हाफ हो जाती है। अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया, L को डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस जगह पे आप लोग देखो तो ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, इस जगह पे ये डिवाइड हो रहा था। यहाँ आके जब नीचे हम इसे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंडर रूट में से अब हमने इसे निकालना है तो ये 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का सारा फॉर्मूला हमने 1/√2 को, इस 2 को हमने, मैं इरेज करके दोबारा आप लोगों को बताती हूँ, हम लोगों ने क्या किया है कि सिंपली ये जो हमारे पास 2 था, अब हमने इसे बाहर निकालना था। पिछले में हमने 1/2 कर लिया था, आराम से आ गया था, लेकिन यहाँ अंडर रूट भी है इसलिए 1/√2 बाहर आएगा। अब 2πL/g, ये देख लें फिर से टाइम का फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है कि 1/√2 टाइम्स जो है जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगला है, सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड्स, व्हाट विल इट्स टाइम remain same or will change if its steel bob is replaced by a wood bob of the same? No, the time period of simple pendulum will remain the same. This is because if we change its bob from steel to wood, there is no change, ठीक है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम क्या है, t = 2π√L/g। इसमें मैथ्स का कोई अमल दखल है ही नहीं। अब वो वुड की बॉब हो, वो स्टील की हो, वो गत्ते की हो, वो थर्माकोल की हो, वो लोहे की हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसमें मैथ्स का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। सो वी हैव बीन डन विद 1 क्वेश्चन, देन द सेकेंड, then the third, we have done with the 4th and we have done with the 5th one. So इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के जो लेक्चर्स हैं हम उसे भी कवर कर लेंगे। सो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।